हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 2 और 3। एपिसोड 2। दोस्ती खून जिगर चाहती है, काम मुश्किल है तो रास्ता देखो। मियाँ, ये तो पिछले 2 हफ्ते से रोज़ मदरसाए रशीदिया मिसबाहुल हक के आगे खड़ा कर देते हो। इससे बेहतर जलालपुर मस्जिदिया के बाहर अगरबत्ती बेच लेते यार। संजय ने गीले रुमाल से मुंह बांधते हुए कहा। मदरसाए रशीदिया मिसबिल्लाह उल उलूम रे काफिर, मिसबा उल उलूम। और ये रुमाल मुंह से उतारो, लकड़सूंघा लग रहे हो। लकड़सूंघा ऐसा बच्चा चोर जो प्रचलित मान्यता के अनुसार नशीली जड़ी लकड़ी सूंघाकर बच्चे उठा लेते थे। रफीक ने घड़ी देखते हुए कहा, यहाँ मत खड़ा किया करो यार मियाँ, एक तो मदरसा, ऊपर से बिष्णुपुर में मेरा वोट कट जाएगा बे। संजय ने बुझे मन से कहा, हम दिलाएंगे तुम्हें वोट, चिंता ना करो। पूरी बहेरी, जलालपुर, कासिम बाजार, दिमागी चट्टी, लोहा पट्टी का वोट हमारी अंटी में है। रफीक ने कुर्ते की जेब दिखाते हुए कहा, तुम दिलाओगे वोट? साले तुम लोग पढ़ते ही कितना हो? 10वीं में 25 थे, 12वीं में आते आते गौस मोहम्मद गैरेज में लग गए और कौसर रजा कबाड़ में। अब बचे हो 2, तुम और हैदर अली का लौंडा, और वो भी साला बाप के डरे कहीं और वोट डालेगा। संजय ने तर्जनी से पसीना पोंछा। गैराज में लगा दो तो 2 पैसे का आदमी हुआ, हमारे तुम्हारे जैसे बाप का। रफीक ने पेशानी पर हाथ रखकर धूप कम करने की कोशिश की। भाई, ज्योति के कॉलेज जाने का यही रास्ता है। देख लेगी मियाँ, इज्जत की सिलाई खुल जाएगी यार, समझा करो। संजय ने अपनी चचेरी बहन की बाबत कहा, जो गांव से शहर बलिया पढ़ने आती थी। मारे हैं 2 लप्पड़ ज्योतिया के ऑटो वाले को, चंदा मांगे थे, नहीं दिया, इसलिए अब रास्ता बदल दिया है। चिंता ना किया करो, अब इधर से नहीं आएगा। रफीक ने आँख सड़क पर गड़ाए हुए ही कहा। फिर भी संजय ने फिर मन मसोसते हुए कहा, चुप करो, आ गई हमारी अर्जुमंद आरा। देखो नेता, चुप पे चलना, पीछे पीछे, कदम को कदम की आवाज़ ना हो। 4 कदम चल लेंगे तो दिन भर झेल लेंगे तुमको। रफीक ने कुर्ते की कलफ ठीक करते हुए कहा। इतने हुजूम में पहचानते कैसे हो बे? नकाब के बाहर तो सब एक के जैसी लगती हैं। संजय ने इधर उधर देखते हुए पूछा। कौन कमज़ात नकाब से पहचानता है? हम तो जूतियों पर नज़र गड़ाते हैं, फिर कह रहे हैं कि एकदम चुप रहना, शक ना होने पाए। न तो ये बिष्णुपुर है, हम कट लेंगे, तुम कट जाओगे, रफ़ीक ने हिदायत दी। रफ़ीक जब तक बातें पूरी करता, लड़कियों का एक जत्था हंसता खिलखिलाता दोनों के सामने से गुजर गया, और साथ ही गुजर गई चंदन की खुशबू। संजय ने एक लंबी सांस के साथ इतनी ज़ोर से खुशबू वाला ऑक्सीजन अपने फेफड़े के भीतर किया कि उसमें सांस खींचने की आवाज़ से लड़कियां खिलखिला उठीं। रफ़ीक ने संजय की कलाई में चिकोटी काटी और फिर दोनों एहतियातन लड़कियों के पीछे पीछे हो लिए। एक गली के बाद जब लड़कियां कुछ कम हुई तो संजय ने फुसफुसाते हुए कहा, मियाँ, तुम्हारा काम बना दें? तुम साले काम बढ़ा दोगे, कुछ ना करना, वरना यहीं मुसलमानी कर देंगे, रफ़ीक ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। मगर तब तक पतंग कट चुकी थी। संजय आगे बढ़ गया था। सुनिए, संजय ने आवाज़ देकर बची हुई 2 लड़कियों को रोका। दोनों लड़कियां रुक गईं। संजय की समझ में ही नहीं आया कि किससे मुखातिब हो। उसे तो जूतियों का भी पता नहीं था।
फिर भी उसने बिना कुछ सोचे हुए रफ़ीक की ओर इशारा करते हुए कहा, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। और आप पगार पर रखे गए हैं, ऐसा लगता है। नकाब के पीछे से ही शोक आवाज़ आई। संजय कुछ समझ ही नहीं पाया। उनसे कहिए यूं पीछा करना छोड़ें, सैयदों की बदनामी होती है। नकाब के भीतर से ये आवाज़ रफ़ीक को सुनाकर ही आई और आवाज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। संजय जवाब सुनकर वापस मुड़ा और लगभग 10 कदम पीछे रहे रफ़ीक के पास पहुंचकर हंसी दबाते हुए बोला, देखे मियाँ, 15 दिन से लगे थे तुम और हम 15 मिनट में पपलू फिट कर दिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही हमारे यहाँ कोड़ों की सज़ा रखी गई होगी नेता। रफ़ीक वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर की मातम पुरसी के बाद दोनों कंधे से कंधा जोड़े सिनेमा रोड की तरफ टहल गए। आर्थिक उदारीकरण अपने साथ साथ बाजारीकरण भी लेकर आया और साथ ही लेकर आया पश्चिमी देशों के पर्व, त्योहार और दिवस भी। सो आश्चर्य नहीं है कि वैलेंटाइन का बाजार भी जब दबे पांव देश में घुसा तो बलिया तक भी आया। अत्यंत भोले और धर्म भीरू लोगों ने जब वैलेंटाइन डे का नाम सुना तो ये उन्हें भोलेटाइन जैसा कुछ लगा। सो हाथ सिर जोड़कर इसे आने दिया। वो तो बुरा हो पॉलिटिशियनों का, जिन्होंने बता दिया कि ये धर्म और समाज भ्रष्ट करने वाली पाश्चात्य साजिश है। बवाल हुए होते रहते हैं, मगर बाजार तो एक बार प्रवेश कर गया तो घर कर ही गया। आज वही दिन था। दिन के 11:30 बज रहे थे जब रफ़ीक मस्जिद की ओर से दौड़ा भागा गुजरा। मुअज्जिन साहब ने उसे भागते हुए देखकर टोकना चाहा, पर कुछ सोचकर रुक गए। रफ़ीक जो दौड़ा तो सीधा अधिवक्ता नगर में वकील साहब के दरवाजे पर आकर रुका। उसने अपनी सांसों को संयत करते का भी वक्त नहीं लिया। दरवाजे की सांकल खटखटाई तो ऊपर बालकनी से संजय ने ही झांका और हाथ में एक बोतल पानी लिए नीचे उतर आया। कहाँ से मुंह काला किए आ रहे हो मियाँ? संजय ने रफ़ीक को पानी की बोतल देते हुए पूछा। सिनेमा रोड गए थे, रफ़ीक ने बोतल के पानी को मुंह के ऊपर खोलने से पहले कहा। आधी बोतल पानी उसके हलक में उतर गई। अब यही दिन आ गया है कि ठेला रेहड़ी वाले लोग से भी चंदा मांग के चुनाव लड़ेंगे। संजय ने रफ़ीक से बोतल ली और उस पर ढक्कन लगाया। हम तुम्हारे लिए चंदा मांग रहे हैं नेता, तुम बस हमारे लिए दुआ मांगो, रफ़ीक ने अब भी हाँफते हुए ही कहा। हुआ क्या? कहाँ एडमिट हो रहे हो? डॉक्टर सैयद मिर्ज़ा के छत पर। अर्जुमंद आरा से आज मैटर क्लियर करके ही आएंगे। 3 महीने से घुमा रही है। मोबाइल भी ले आए हैं, देखो, लेमन ब्लेज वैलेंटाइन स्पेशल। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ में मोबाइल रखेंगे, दिल में गाना बजने लगेगा, हम तुम्हारे हैं सनम। बस मामला फिट, फिर निकाह, फिर वलीमा और फिर सुंदरम टॉकीज का सिनेमा, मॉर्निंग शो एट नाइट। रफ़ीक ने एक सांस में कहा। मियाँ, तुम वैलेंटाइन की बात कर रहे हो? संजय ने आश्चर्य से रफ़ीक की ओर देखते हुए पूछा। हाँ तो आज मुहर्रम थोड़े है, रफ़ीक ने हाथ में लिए मोबाइल पर अंगूठा चलाते हुए कहा। उसकी बात समझते हुए संजय के माथे पर बल पड़ गए। बे मर्दे, हम जो हैं जिला भर का दुकान बंद कराने की योजना का मसौदा लिए फिर रहे हैं, संस्कृति बचाते फिर रहे, और यहाँ तो हमारे ही घर में विभीषण पैदा हो गया। तो कराओ ना बंद, मचाओ क्रांति। दिन में तो हम भी लपक के पीटेंगे। कब चलना है कहो? फुद्दन मियाँ का गधा भी रोज़ ईंट ढोते ढोते थक गया है, उसको भी ले चलेंगे। आज आशिक ढोएगा, लेकिन रात तो हमारी है ना नेता आशिकों की। अंत आते आते रफ़ीक ने ऐसा कहा जैसे अब वे गिड़गिड़ा उठेगा। आशिक साले हमारी छोड़ो,
इस्लाम वाले ही तुम्हारी सवारी निकाल देंगे पहले, संजय ने कहा। नहीं बे, अल्लाह बड़ा रहीम है। गलती करके साफ मन से माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देते हैं। मांग लेंगे माफ़ी। और फिर मौलवी साहब भी तो खरीद रहे थे कार्ड, हमें देख के अचकचा गए। कहने लगे सऊदी वाले भाई को कार्ड ना भेजो तो नाराज़ हो जाता है। रफ़ीक ने हंसते हुए कहा, मतलब मेरे अध्यक्षी का जनाजा निकाल कर रहोगे? अंतिम साल है भाई, अब की ना जीते तो जिला थूकेगा हम पर, बाहर जाना पड़ेगा जिला छोड़कर। और बलिया वाले बलिया के बाहर तिल तिल मरते हैं, जानते ही हो, संजय ने कहा। जीतेगा भाई हमारा, अध्यक्षी जीतेगा, फंड मिलेगा, ट्रक निकलेगा, बस जिंदगी सेट। रफ़ीक अब भी अपनी ही बात पर था। फंड? संजय ने थोड़ा रुक कर कहा। फंड की ही बात कर रहे हो ना? हमको तो लगता है कि फंड तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो उसमें मिलता जुलता शब्द है वो ज़रूर मिल जाएगा। हंसाओ मत नेता, हम सीरियस हैं। बस आज ज़रा हम लोग अर्जुमंद आरा को सेट कर लें, उसके बाद रफ़ीक ने कहा। हम लोग? हम लोग का क्या मतलब है मियाँ? हमको मत जोड़ना साथ में। सीटियाबाजी के चक्कर में हमको पड़ना ही नहीं है। ठेले पर चढ़े नेतागिरी। नेता बनना ही नहीं है हमको, इज्जत रह जाए वही बहुत है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। संजय ने रफ़ीक का मन पढ़ते हुए अपना पल्ला झाड़ा। बस हो गया, कर दिया ना कायराना बात। अब्बू ठीक कहते थे, हिंदू बन के लड़का साथ मत रहो। अबे आगे भी कहना चाह रहे थे कि सबकी कहीं के नहीं रहोगे, मगर लिहाज करके चुप रह गए। लेकिन सही कह रहे थे अब्बू, वक्त पर धोखा दिए हो नेता। सुनो, तुम्हारे लिए ही कोई कहा है। पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगी आकर एक दोस्त ने मारा है। रफ़ीक ने एक सांस में कहा और संजय को देखने लगा। संजय उसकी रग रग से वाकिफ था। उसे पता था कि यदि संजय और चुप रहा तो रफ़ीक 2-4 और बेवफाई के शेर ठेल देगा। हार कर उसने कहा, करोगे कैसे साले? छत से चले जाएंगे, नसीम की छत से चढ़ेंगे, छत्ते छत्ते होते हुए जाने बहार की छत पर पहुंच जाएंगे। रोज शाम को छत पर आती है मेरी गुलनार। एक नाम बोलो साले, मिनट मिनट पर नाम बदल देते हो। अच्छा, और किसी ने देख लिया तो? संजय ने शंका जाहिर की। तो कहेंगे कि पतंग लूटने आए हैं। रफ़ीक ने शंका का निवारण कर दिया। रात में पतंग कोई उड़ाता है क्या मियाँ? अरे हम रात को उड़ाएं चाहे बरसात में उड़ाएं, किसी को क्या मतलब? रफ़ीक रूखा सा जवाब दिया। चलो तुम पतंग लूट लो, लड़की से लिपट जाओ या खुद छत पर ही निपट जाओ। हमको बस ये बताओ कि हमें क्यों घसीट रहे हो? तुम बाप की डोर थामोगे तभी ना हम बेटी की ढील देंगे। हकीम को नीचे फंसाए रखना, घर में अकेला मर्द वही है, उसका थोड़ा देर आँव पेचिश मल की शिकायत में उलझा दो, बस उतनी देर में तो हम प्रेम समस्या सुलझा ही लेंगे। रफ़ीक ने एक सांस में अपनी बात कही। संजय सिर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए दाएं बाएं सिर डुलाते हुए बुदबुदाया, कलयुग आ गया है। तुरुक पहले छाती दिखाते हुए सामने से आते थे, अब मोबाइल छुपाते हुए छत से आते हैं। बिशनीपुर मोहल्ला एक घर दूसरे से इतने जुड़े हैं कि यदि ये ईंट ना होकर दिल होते तो बंटवारे का सवाल ही नहीं था। मगर चूंकि दिलों में बंटवारे पहले ही हो चुके होते हैं, इसलिए ईंटों की दीवारें खड़ी होती हैं, और दीवारें भी इतनी सटी हुई कि महसूस होता है कि एक की दीवार के सहारे ही दूसरे की अपनी नींव खुदवाई है। जमीन के 1 इंच के झगड़े पर 10 इंच का भाला पेवस्त कर देने वाले लोगों के घर इस मोहल्ले में करीने से सजाए हुए माचिस की डिबिया की तरह ही लगते हैं। फिर भी ये प्रेम की परीक्षा ही थी कि हकीम सैयद साहब और पड़ोसी देशराज जी के छतों के बीच 3.5 फीट का फासला था। शाम का छुटपुटा गहरा गया था।
रफ़ीक को सैयद साहब की छत पर आना था। रफ़ीक बाकी छतों को फांदता हुआ देशराज की छत तक आ गया। देशराज जी और सैयद साहब की छतों के बीच 3.5 फीट का जो फासला था वह पार करना थोड़ा मुश्किल था, मगर कहते ही तो हैं कि प्रेम अंधा होता है और अंधा छत। 4 दीवारी और 3.5 फीट के फासले कहाँ देख पाता है। रफ़ीक ने इधर उधर देखा। किस्मत से उसे लकड़ी की एक छोटी सीढ़ी छत पर लगी दिखाई दी। उसने दोनों छतों के बीच उस सीढ़ी को लगाया और 3.5 फीट का फासला एक ही पांव रखकर निपटा लिया। अब वह सैयद मिर्ज़ा की छत पर था। रफ़ीक हाथ में मोबाइल और साथ में मोहब्बत लिए सीढ़ियों की ओट में खड़ा हो गया। अर्जुमंद आरा भी आई नहीं थी। वह अब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उधर नीचे सैयद मिर्ज़ा के मकान के बाहर संजय बेताबी से टहल रहा था। वह ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि सैयद मिर्ज़ा से किस तरह बात शुरू की जाए। मगर सैयद मिर्ज़ा हकीम थे। उनके पास ऐसे कई मरीज़ आते रहते थे जो मारे शर्म के मर्ज़ बता ही नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में शुरुआत हकीम साहब को ही करनी पड़ती थी। घर के बाहर परेशानी से टहलते देखकर हकीम साहब ने संजय को भी ऐसा ही किसी मर्ज़ का मारा समझ लिया। कुछ खो गया है क्या बरखुरदार? हकीम साहब ने पूछा। जी, संजय अचकचाया। मैंने पूछा कुछ खो गया है क्या? हकीम सैयद मिर्ज़ा ने वही बात दोहराई। जी, चाबी। संजय ने जैसे तैसे बात संभाली। मैं समझ गया था। आओ भीतर आओ, तुम्हारी चाबी की समस्या का इलाज मेरे पास है। जी मैं समझा, संजय ने हतप्रभ होकर कहा। लेकिन मैं समझ गया, भीतर आ जाओ। कहते हुए हकीम साहब संजय को घर के पहले कमरे में ही बने दवाखाने में घसीट लाए। संजय परेशान परेशान सा खड़ा रहा। हाँ तो बेटे, बैठो पहले, सांसों पर काबू कर लो और फिर खुल के बताओ कि। हकीम साहब का सूत्र वाक्य सुनते ही संजय समझ गया कि हकीम साहब ने गलत मर्ज पकड़ लिया है। वे दरअसल और घबरा गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। अरे हकीम साहब, आप दरअसल गलत, वो बात नहीं। मैं तो कैसे बताऊं? कहते हुए संजय अपना सिर खुजाने लगा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बरखुदार, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हकीमी के बाद भी मर्ज़ ना समझ पाऊँ तो लानत है। ऐसे तजुर्बे पर पीले पड़े हो, पसीना चुहा रहा है। तुम्हारे तो देखे से ही जाहिर है कि मर्दाना कमज़ोरी है तुम्हें। जी, संजय सक पकाया। अरे इतनी सी ही जी, हुजूरी बेगम की होती करते हो क्या? देखो, पहली सीख पहले लो। जनानी को काबू में रखो, जवानी काबू में रहेगी। और उसके लिए ज़रूरी है हमारा नुस्खा, जिसका नाम है सुलेमानी तिल्ला। बस 15 दिन और फिर जन्नत देखो। क्या देखो? जन्नत देखो। संजय ने हारे हुए मन से ही बात दोहराई। हाँ, अब खुलकर आ रहे हो तो चलो जल्दी से। हकीम साहब ने बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। क्या? अंतिम वाक्य सुनकर संजय लगभग उठ खड़ा हुआ। बेटे, यहाँ तक आ गए हो तो अब फिक्र ना करो। फिक्र करने के कारण ही तो ये हाल हुआ है। बीमारी लग गई है तुम्हें। हकीम साहब ने अगला वज्र गिराया। क्या कह रहे हैं हकीम साहब? संजय फिर सब पकाया। खून चूसने वाली बीमारी भाई। मर्दाना कमज़ोरी में अनीमिया के लक्षण साफ होते हैं। चेहरा हल्दी हुआ जाता है तुम्हारा। चलो जल्दी, मर्ज देखना होगा ना। हकीम साहब ने संजय को पहल न करते देख खुद ही हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन हकीम साहब, संजय एक झटके से और पीछे खिसक आया। बरखुदार, हम सब कुछ खुफिया रखते हैं, इतना कि मर्दाना कमज़ोरी के मरीजों का हम नाम तक नहीं पूछते और इलाज शर्तिया होता है। तुमसे पूछा तुम्हारा नाम हमने? नहीं ना?
ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाया है, उसे शुक्रिया कहो। संजय ने याद किया कि वाकई उसे ऊपर वाले ने ही इस अजाब में फंसाया है। ऊपर वाला यानी रफ़ीक। संजय अभी कुछ बहाने सोच पाता, इससे पहले ऊपर वाले ने ही रास्ता दिखाया है। और ऊपर से नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हकीम साहब हकीमी भूलकर बदहवास छत की तरफ भागे। आवाज़ सुनकर संजय के भी होश गजाल हो गए। उसे लगा कि गड़बड़ हो गई है। एक पल तो उसने सोचा कि यही मौका है, उसे निकल भागना चाहिए। मगर फिर दोस्त का ख्याल आया कि यदि वह पकड़ा गया तो मन पर कुटाई के बाद अस्पताल पहुंचाने वाला भी कोई आसपास चाहिए। इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। मिर्ज़ा साहब 5 मिनट नहीं आए, 10 मिनट नहीं आए। मोहल्ले के 2 और लोग जब बैठक से होकर छत की तरफ जाने लगे तो संजय का मन बैठने लगा। ऊपर की ओर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कोई 20 मिनट बाद आखिरकार मिर्ज़ा साहब भी आए। छत पर जो कुछ भी घटा था उसके बाद वह ये भी भूल गए थे कि थोड़ी देर पहले वे मरीज़ देख रहे थे। बैठक में आने के बाद उन्हें संजय का ख्याल आया। उन्होंने फ़ौरन उससे अपनी तबीयत का हवाला देते हुए अगले मंगलवार को आने को कह दिया। संजय तो यही चाहता था। वह फ़ौरन वहाँ से उठा और गली से होते हुए मोटरसाइकिल तक आ गया। गली में किसी भी तरह की गहमा गहमी उसने नहीं सुनी, इसलिए उसे अंदाज़ा लगाया कि बात अभी बाहर नहीं आई है और संभवतः घर वालों ने रफ़ीक को घर में ही पकड़ कर रखा है। सो इससे पहले समस्या बढ़ जाए और बाहुबल की ज़रूरत पड़े, उसे कार्यालय जाकर लड़कों को लेकर आना चाहिए। यही सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कार्यालय पहुंचा। कार्यालय खुला हुआ ही था। ये बिरजू के खाना बनाने का समय था। गाड़ी स्टैंड पर लगाकर वह जैसे ही कार्यालय में प्रविष्ट हुआ तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि बिरजू तो कमरे में है ही नहीं, मगर रफ़ीक पहले से वहाँ बैठा हुआ है। संजय खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। पसीना पोंछा और दौड़कर उसके पास जाकर बोला, साले, तुमको देख के हमको किताब वाले जिन जिन्नात पर भरोसा होने लगता है यार मियाँ। हमको तो लगा कि हकीम पकड़ लिया तुमको। हकीम मेरा पकड़ सकता है ना नेता, हमको नहीं पकड़ सकता। रफ़ीक ने मेज़ पर पैर की कैंची बनाते हुए बैठे बैठे ही कहा, कैसे बचे बे, मतलब आए कैसे यहाँ? संजय ने आश्चर्य से पूछा। भूलो नेता, भूलो, सब भूल जाने वाली कहानी है। रफ़ीक ने सिगरेट सुलगा ली। कहानी? साला मेरा प्राण सूख गया है और प्राण से मिलता जुलता भी कुछ सूख गया है और तुम्हें कहानी लग रही है। फिर क्या था छत से? संजय ने रफ़ीक के ठीक पास बैठते हुए पूछा। लकड़ी की सीढ़ी, रफ़ीक ने कहा। हे भगवान, हमको लगा तुम टपक गया। अच्छा, कभी मत सोचना, हमेशा बुरा ही सोचता साला। तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह मुसलमान कम हो जाएं। रफ़ीक ने सिगरेट का धुआं भीतर लिया। काम की बात कहोगे? संजय ने उसकी कलाई मरोड़ते हुए कहा। सीढ़ी गिरी नहीं थी, हम गिराए थे। रफ़ीक ने सिगरेट की राख संजय के हाथ पर झाड़ दी। मतलब? संजय ने कलाई पर से राख झाड़ते हुए पूछा। कहे ना कि भूलो। रफ़ीक ने एक लंबा कश खींचते हुए कहा। बताओगे? अबे तुम हंसोगे। रफ़ीक ने संजय की ओर सिगरेट बढ़ाई। विद्या कसम नहीं हंसेंगे, बताओ तो। इग्नोर मारो, रफ़ीक ने फिर बात टाली। अरे कैसे इग्नोर मारें साले, तुम्हारे इग्नोर के चक्कर में आधा सवैया पजामा हम खुलवाए, खून और पेट्रोल हम जलाए, इज्जत का बाजा हम बजवाए, और तुम कहो कि इग्नोर मारो। सीधे मन से बताओ हुआ क्या? संजय ने अब की बार तेज़ आवाज़ में ही कहा। पहले कहो, हंसोगे नहीं? कहे तो नहीं हंसेंगे, विद्या कसम, अब बोल। हम पहुँचे तो वो ऊपर आई, बहुत खुश थी, हम एकदम घूरने लगी। माँ पारा समझ लो, क्या बताएं। रफ़ीक ने अटकते हुए बताना शुरू किया। क्या समझ लें? संजय को उर्दू नहीं समझ आई थी। माँ पारा
महापारा माने चांद का टुकड़ा। रफीक ने उदास भाव से ही कहा। असली बात कहो, संजय ने टोका। हाँ, तो जब अचानक हम आगे आकर खड़े हो गए तो सक पका गई। हम झट से मोबाइल आगे कर दिए, मोबाइल ले ली, देखी और फिर लगी रोने। हमें लगा लेमन मोबाइल देखकर रो रही है। हमने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, अभी लेमन रख लो, बाद में एप्पल भी देंगे। तो कहने लगी बात ये नहीं है, दरअसल बात यह है कि हम किसी और की मोहब्बत में हैं। हमारा तो साला सब कुछ में आग लग गया। सब कुछ माने सब कुछ। मन किया कि मोबाइल छीन लें, फिर सोचे कि हम कौन सा खरीद के लाए हैं, सेतिया का माल है, जाने दो। रफीक ने कथा जारी रखी। हम पूछे कि लड़का कौन है, वो बताने ही वाली थी कि हमारी लगाई सीढ़ी हिलने लगी। अब हमको समझ आया कि किसी और जवान का अपॉइंटमेंट था और हम पहले ही छाती का नाप देने आ गए थे। लड़की गिड़गिड़ाने लगी कि आप चले जाएं, उन्होंने देख लिया तो हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। हम थोड़ा सा हट के ओट लिए। लौंडा तब तक चढ़ाया। लौंडा क्या था नेता, भिंडी का बतिया था, छू देता तो कुंबला जाता। चढ़ आया तो क्या देखते हैं कि मेरा ही मोबाइल लड़के को थमा दी। जा साला, बे मियाँ, ये तो तुम्हारा दोबारा से मुसलमानी वाला कबूतर उड़ गया बे। संजय हंसते हंसते दोहराता हुआ गिर पड़ा। साले, तुम कहे थे कि हंसोगे नहीं, रफीक ने गिरे हुए संजय की गर्दन पकड़ते हुए कहा। हाँ, तो विद्या कसम खाए थे, विद्या चली गई हमारी, जैसे गुलनार चली गई तुम्हारी। अच्छा, आगे तो बताओ, संजय ने तालियां पीटने के साथ साथ हंसते हुए पूछा। बताना क्या है, फिर हम गुस्से में पलटे, सीढ़ी गिरा दिए और चले आए। रफीक ने संजय की गर्दन छोड़ते हुए कहा। ओह, तब्बे मियाँ मिर्ज़ा का चेहरा उड़ा हुआ था। बदहवास छत पर भागे थे। संजय को कहते कहते खांसी आ गई थी। ठीक ही है, काम बन गया मेरी अर्जुमंद आरा का, दुआ ही देगी झोली भर के। रफीक ने सिगरेट का फिल्टर खिड़की से बाहर उछाल दिया। कैसा काम बन गया, संजय ने उठते हुए पूछा। बाप देख लिया लड़के को ऊपर, अब निकाह पढ़वा देगा। ऐसे कैसे पढ़वा देगा, ऐसे ही पढ़वा देना था, तो तुम कौन सा काफिर था। भाई, लड़का सैयद ही है, उसी का चचाजाद भाई दूर का। क्या, संजय ने आश्चर्य से कहा। हाँ बे मियाँ, तुम ही लोग ठीक हो, अपने में सब हो जाता है। बाहर वाले सीढ़ी लगाएं, भीतर वाले पीढ़ी बढ़ाएं। संजय ने हंसते हुए तंज किया। हाँ और क्या, देख लो वाले, जाने बूझे तो रहते हो। तुम लोग जैसे थोड़े ना कि बच्चा जब 2 साल का हो गया तब पति का मुंह देखे और पता चला कि जा साला, जिसके साथ 2 साल सोते रहे वो तो ससुर है। रफीक ने दहला मार दिया। बिरजू चावल दाल लेकर अब कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसने दोनों को हंसते देख कुछ समझ नहीं आया, बस वह भी स्टोव जलाते हुए मुस्कुरा दिया। दोनों हंसते हुए उठे और गंगा घाट की ओर चल दिए। रफीक का दिल एक बार फिर कहीं जुड़ने के लिए टूट गया था। एपिसोड 3। इनसे उम्मीद न रख, है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। दियारा व भूभाग जो गंगा नदी सदियों से खाती आ रही है, कभी मन ऊब जाने का रास्ता बदल देती है और पीछे छोड़ जाती है नीचे उपजाऊ मिट्टी और ऊपर रेत, जिस पर आबादी ही नहीं फल फूल सकती। फलते फूलते हैं तो बस तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे गर्मी के फल। चीलों के झुंड, मवेशियों की हड्डियां और तरबूज के खेत से अटे इस दियारे की चिलचिलाती धूप में आज या तो खेतियार मजदूर बैठ सकते थे या फिर मजबूर। संजय मजबूर था क्योंकि उसे झुन्नू भैया ने मुद्दे की बात करने के लिए यहीं बुलाया था। झुन्नू भैया छात्र संघ चुनाव के मीठाधीश थे। स्वयं 10 साल पहले छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके थे और पिछले 9 सालों से अध्यक्ष बनने के खेल में मट खोल बैठे थे। किसी पार्टी विशेष से टिकट दिलवाना हो या पैसे की व्यवस्था करनी हो,
जाति विशेष का प्रत्याशी खड़ा करना हो या फिर कोई प्रत्याशी बिठाना हो, झुन्नू भैया इन सब खेलों में सिद्धहस्त थे। किस्सा कोता ये कि झुन्नू भैया के आशीर्वाद बिना सिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनना संभव था ही नहीं। पिछले वर्ष भी संजय को उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में बैठा दिया था, इसलिए इस साल उसे आशा थी कि झुन्नू भैया उसके नाम का समर्थन करेंगे। मगर फिर भी वह परेशान था और व्यग्रता भगाने के लिए पानी में पांव डाले दियारा किनारे बैठा था। नदी का ठंडा पानी उसकी व्यग्रता कम करने की बजाय बढ़ा रही थी। दूर दूर तक रेत के अलावा अगर कुछ दिखता था तो वह फूस और सरकंडों से बना एक झोपड़ा था। झुन्नू भैया वीरान दियारे में बने फूस के एकमात्र मचान में आराम कर रहे थे या फिर संजय के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, ये तो वही जानते थे। वे अभी झुन्नू भैया से बात करने का मुद्दा दोहरा ही रहा था कि खेत से एक तरबूज तोड़कर हाथ में लिए रफीक ठीक उसके पास आकर बैठ गया। एक हाथ से तरबूज पर प्रहार किया और संजय को नदी के उस पार दिखाते हुए बोला, नेता वो देखो, तुम्हारे राम जी चले आ रहे हैं। वनवास में दाढ़ी भी बढ़ गया है भाई। राम जी की दाढ़ी नहीं थी, इस्लाम जी चले आ रहे हैं। आक्रमण हुआ लगता है। गाया धर्म करम, अब ऊपर की चोटी कटेगी और नीचे की टूटी। संजय ने भी तनाव कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। वह झुन्नू भैया से मिलने के पूर्व काफी तनाव में था। नहीं बे, देख नहीं रहे हो, पीठ तर तीर कमान भी है। रफीक ने आंखों के सामने हथेली लाकर धूप रोकते हुए कहा। नहीं मियाँ, तीर कमान नहीं है, गोश्त का सामान है। साफ साफ तो दिख रहा है कि बकरा लादा है। आ गया अब्दाली, संजय ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। दोनों ने गौर से देखते हुए भी अभी किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उससे पहले उस पार चियूटे के आकार का दिखता वह आदमी छपाक से पानी में कूद गया। ले लो जिला, दीन धर्म गया पानी में, बच गया हिंदुस्तान। एक बार फिर से फेल हो गया गजवाए हिंद। लो, इसी खुशी में हिनवाना खाओ। रफीक ने तरबूज का एक टुकड़ा संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। झुन्नू भैया यहाँ क्यों बुलाए हैं मियाँ? बात तो। संजय ने तरबूज मुंह में भरे हुए अभी आधा ही कहा था कि एक तीसरी आवाज ने खलल डाली। ए बाबू लोग, झुन्नू भैया बुलाए हैं। ये झुन्नू भैया के बंदूकधारी की आवाज़ थी। दोनों फटाफट उठे, नदी के पानी में हाथ धोकर कुल्ला किया, कुर्ते के पीछे लगी धूल झाड़ी और फौरन बंदूकधारी के पीछे पीछे हो लिए। बंदूकधारी एक फूस और सरकंडे से बने झोपड़े के बाहर जाकर खड़ा हो गया और बाहर से ही आवाज़ दी, भेजे मलिकार। हूँ। भीतर से एक आदेशात्मक आवाज़ आई जिसका अर्थ था कि भेज दो। संजय और रफीक दोनों उस फूस से बने झोपड़े में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग था। बांस के बने एक बिस्तर नुमा मचान पर सफ़ेद चादर बिछा हुआ था जिस पर मसनदों के साथ झुन्नू भैया कनपटी पर हथेली टिकाए भगवान विष्णु की मुद्रा में आधे लेटे हुए। उन्होंने संजय और रफीक को घुसते देखकर ही कहा, का संजय, का हाल बा बबुआ? प्रणाम भैया, सब आपकी कृपा बा, आशीर्वाद चाहिए, कहकर संजय ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से झुन्नू भैया के पांव पकड़ लिए। झुन्नू भैया के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, मगर वे फिर भी गदगद हुए। अब उन्हें इसी आचरण की उम्मीद रफीक से भी थी, मगर रफीक को तो ना पांव छूने थे, ना उसने छुआ था कभी। झुन्नू भैया को ये व्यवहार नागवार गुजरा। नाराजगी में उनकी बोली भोजपुरी से हिंदी पर आ गई। उन्होंने एक टक रफीक को देखते हुए संजय से पूछा, कहो कैसे आना हुआ? भैया आशीर्वाद चाहिए, अब की बार अध्यक्षी लड़ रहे हैं, संजय ने छूटते ही कहा, जिसे सुनकर झुन्नू भैया के चेहरे का भाव रूखा हो गया। देखो भाई हो इसलिए सीधा बताएंगे, अब की बार का आशीर्वाद हम अनुपम राय को दिए हैं।
झुन्नू भैया ने दांत में फंसी कसैली का टुकड़ा निकालते हुए साफ बात की, जिसे सुनकर संजय का मन छोटा हो गया। कौन अनुपम राय? संजय ने आश्चर्य से ही कहा। संजय जितने दिनों से कॉलेज की राजनीति कर रहा था, उसे उस लिहाज से वे पिछले 2-3 सालों से प्रयासरत सभी प्रत्याशियों के नाम जानता था, मगर उसने ये नाम नहीं सुना था। झुन्नू भैया ने जब अचानक संजय को अपनी प्रत्याशी के नाम से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए देखा तो थोड़े तीखे स्वर में बोले, नहीं जानते तो जल्द जान जाओगे। भूगोल द्वितीय वर्ष का छात्र है। हमें उसे जानकर क्या करना है भैया, हमें तो आपके आशीर्वाद से मतलब है, संजय ने अर्जी लगाने के अंदाज में कहा। इस दफा नहीं छोटे भाई, ऊपर से दबाव है। सोनभद्र के बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, इस दफा तो इसको ही समर्थन रहेगा, झुन्नू भैया ने कहा। लेकिन भैया, पिछले साल भी आप यही कहकर बिठा दिए थे, आपके कहने पर ही हम विवेकिया राय को समर्थन दिए थे। अब की बार? संजय ने अभी इतना ही कहा था कि मचान से उस तरफ उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। वह सोच ही रहा था कि झुन्नू भैया के पीछे से एक काया खड़ी हुई। संजय ने देखा कि होठों पर मुस्कान और हाथ में शराब की गिलास लिए एक लड़की दिखाई पड़ी। कीमती बनारसी साड़ी में गहनों से लदी वह लड़की पीछे से आगे की ओर आ गई। ग्लास झुन्नू भैया की तरफ बढ़ाते हुए उसने एक मुस्कुराहट के साथ संजय की ओर भी देखा। संजय को लगा कि ये झुन्नू भैया की पत्नी है। उसने फौरन ही अपने काम के गरज से आगे बढ़कर लड़की के पांव छूते हुए कहा, पैर छू के प्रणाम भाभी जी। लड़की को ना इसकी उम्मीद थी ना ही आदत। वह संजय की इस चेष्टा से और थोड़ा पीछे हटी और इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से शराब छलककर बिस्तर पर गिर गई। रफ़ीक को पूरा माजरा देखकर हंसी तो आई, मगर माहौल देखते हुए उसने उसे मुस्कुराहट तक सीमित रख लिया। फिर भी उसकी मुस्कुराहट झुन्नू भैया से नहीं छिप सकी। झुन्नू भैया संजय और लड़की दोनों के व्यवहार से नाखुश थे। संजय ने एक बाजारू को भाभी समझने की गलती कर दी थी और लड़की ने हंसने की गुस्ताखी। ऊपर से नमक रफ़ीक की मुस्कुराहट ने छिड़क दिया था। झुन्नू भैया ने फौरन आवाज़ कड़ी करते हुए लड़की से कहा, एकदम फूहड़े हो क्या जी? कौन भेजा तुमको यहाँ? चलो उधर जाकर बैठो। झुन्नू भैया की ऊंची आवाज़ ने माहौल को सन्नाटे से भर दिया। लड़की परे हट गई। संजय इस जवाब से ही अपनी गलती समझ चुका था। एक तो वैसे ही इनकार की सूरत बन रही थी, ऊपर से झुन्नू भैया का पारा चढ़ गया था। रफ़ीक जो अब तक चुप बैठा था, उसने बीच में आते हुए कहा, भैया आखिर साल है लड़के का। रफ़ीक ने जैसे ही कहा, झुन्नू भैया ने उसकी ओर देखा। लड़का? ये लड़का है और तुम मठाधीश हो? झुन्नू भैया ने रफ़ीक पर आंखें तरोड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा भैया, गलती हुई, लेकिन ये भी तो देखिए कि संजय इस साल नहीं उठा तो अगले साल नहीं उठ पाएगा, अंतिम वर्ष है। रफ़ीक ने अपना लहजा कमतर करते हुए कहा, अरे तो परीक्षा छोड़ दो इस साल, राजनीति बड़ी बड़ी कुर्बानी मांगती है। इतना भी नहीं करोगे? अब की बार बैठो, अनुपम राय को टेम्पो हाई करो, अगली बार पक्का समर्थन रहेगा। झुन्नू भैया ने झिड़कते हुए कहा, भैया कृपा कर दीजिए। संजय ने झुन्नू भैया की एड़ियों पर लगभग मालिश करते हुए कहा, देखो भाई, सीधी बात है, राजधानी से आदेश है कि बड़े कार्यकर्ता का लड़का है, पिताजी इसके फंड भी संभालते हैं, अगले साल आम चुनाव है, इसलिए कैंडिडेट अब की अनुपम राय। झुन्नू भैया ने अभी आधी ही बात कही थी कि बात समझते हुए रफ़ीक ने कहा, और जो सालों से कैंपस में जूतियां रगड़ रहे हैं उनका क्या? रफ़ीक ने वही बात कही जो संजय कहना चाहता था, मगर वह कह नहीं पाया। उसने झुन्नू भैया की शान में गुस्ताखी कर दी थी। झुन्नू भैया तमतमा उठे, उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। फिर भी वह संजय की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखो संजय, बात समझो, अगले साल विधानसभा चुनाव है, ये राजनीति है, भावनाओं से काम नहीं चलता यहाँ। अगले साल पैसे की ज़रूरत हमें भी पड़ेगी, सो अनुपम को। झुन्नू भैया ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि रफ़ीक ने उन्हें बीच में काटते हुए कहा, भैया अगर इतनी ही बात है तो हम कराते हैं ना फंड का कुछ इंतज़ाम।
रफीक ने इतना ही कहते हुए झुन्नू भैया क्रोध में आपा खो बैठे। उन्होंने लड़की के नीचे पड़ी जूती उठाई और रफीक की तरफ चलाकर मार दिया। भाग साला, तू दिलाएगा हमको फंड। तुम्हारे जैसा लौंडे को साड़ी पहना के नचवाते हैं हम। भाग, नहीं तो चप्पल है चप्पल सोट देंगे। रफीक को चलाकर मारी गई जूती अगर संजय ने हवा में ना पकड़ ली होती तो वह सीधे रफीक के चेहरे की तरफ ही आ रही थी। झुन्नू भैया की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर खड़े अंगरक्षक भीतर माजरा समझ गए। वे भीतर आए और बिना कुछ कहे संजय और रफीक को बाहों से पकड़कर झोपड़े से बाहर धकेल दिया। संजय गिर पड़ा। रफीक गिरते गिरते संभला, मगर गिरते हुए भी संजय को रफीक की ही चिंता रही। वह उठा, उठते ही रफीक का कुर्ता झाड़ा और उससे आंखों से माफ़ी मांगने लगा। रफीक ने मुस्कुराते हुए संजय के बाल ठीक किए और दोनों नदी की ओर बढ़ चले। हमें माफ़ कर दो रफीक, संजय ने रेत पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही कहा। क्या हो गया भाई, रफीक ने अनजान बनते हुए कहा। हमारी वजह से हुआ ये सब, हमें माफ़ कर दो भाई। तो कौन सा पहली दफ़ा हुआ है साले? साथ में पिटाई खाए हैं नेता, फिल्म फेयर चुराए थे नेशनल बुक से, सुंदरम टाकीज में पहला रंगीन चित्र साथ में देखे, याद है? दे गनगनाया गया था। 10 मिनट पहले ही निकल भागे थे दोनों ताकि कोई देख न ले। सवेरे का निपटान लोटा ईंटा साथ ही हुआ, पढ़ाई जो हुआ जितना हुआ साथ ही हुआ, घटियाई भी साथ किए, इसलिए अब सब झेल लेंगे भाई। बस अगली बार नाम लेकर मत पुकारना, गाली जैसा लगता है साले। रफीक ने संजय के हाथ से जूती लेकर उसमें उंगलियां घुसाते हुए कहा। नहीं कहेंगे मियाँ, लेकिन फिर भी हमको माफ़ कर दो यार, संजय ने कहा। कर दिया, लेकिन ये बताओ भौजाई का पाँव छू के कैसा लगा? रफीक ने बात हल्की करने की गरज से कहा। अरे मारो साले, एकदम स्पंज था वे, हड्डी तो था ही नहीं। कौन सी थी वैसे? संजय भी माहौल हल्का करना चाहता था। गुलनार, गुदड़ी बाजार का हाहाकार, 11,000 एक शॉट, रफीक ने कहा। तुमको साला इतना कैसे पता रहता है? संजय ने अतिरिक्त आश्चर्य जताते हुए पूछा। गुदड़ी बाजार मेरा रात्रि सराय है नेता, बस अभी तक 11,000 की औकात नहीं हुई है, रफीक ने कहा। संजय उसकी बात सुनकर हंस दिया। हालांकि उसे जितनी हंसी नहीं आई, उसे ज़्यादा ही देर तक हंसा। दरअसल वह इधर उधर की बातों से रफीक के मन से अपमान हटाना चाह रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि ये बेइज्जती उसकी वजह से हुई है। जब उसे ये लगा कि रफीक ने बेइज्जती को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है, तब उसने असली बात कही। हमको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं मियाँ? संजय ने सवाल तो पूछा था, मगर वह दिल से चाहता था कि रफीक जवाब में हाँ ही कहे। ना, रफीक ने जूती को एक टक देखते हुए कहा। तो नहीं लड़ना, पक्का? संजय ने बुझे मन से पर्दा डालते हुए आखिरी बार सुनने की गरज से कहा। ना, तुम लड़ोगे नहीं, अब तुम केवल उठोगे, पर्चा भरोगे, लड़ाई अब हम लड़ेंगे। झुन्नू बाबू का प्रत्याशी अगर अध्यक्ष बन गया तो हम तवायफ बनेंगे इसी शहर में, अल्लाह कसम। रफीक ने गर्दन तक आ गई नमी को घूंटते हुए कहा। बताओ, लेने गए थे आशीर्वाद और मिला क्या? संजय ने भी बेइज्जती याद करते हुए कहा। तवायफ की जूती, रफीक ने जूती को दोनों ओर से देखते हुए कहा। दिखाओ ज़रा, कहते हुए संजय ने उसके हाथ से जूती ले ली। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नए एपिसोड्स के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे। देखते रहिए, सुनते रहिए ऑथर टॉक्स बाय तृष्णा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुभ रात्रि।